तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसमें हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना वो स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे कि अम्बिलाइकल कोड के अंदर जो है ना वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपके पास जो अम्बिलाइकल कोड होता है उसके अंदर जो है ना वो टू अम्बिलाइकल आर्टरीज होती हैं। अब जो जो एमसीक्यूज पॉइंट्स होंगे वो मैं लास्ट में टॉपिक के जो है ना वो कवर करूंगा सारे। आप लोगों ने उन पॉइंट्स को लाजमी जो है ना वो मेमोराइज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो अम्बिलाइकल कोड है उसके अंदर कितनी आर्टरीज होती हैं। टू अम्बिलाइकल आर्टरीज होती हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इस कोड के अंदर आपके पास कितनी अम्बिलाइकल वेन्स होती हैं, तो आप लोगों ने वन अम्बिलाइकल जो है ना वो वेन को पिक करना है। अब अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि अम्बिलाइकल कोड होता क्या है, सिंपल याद रखो यार कि ये बेसिकली आपके पास एक कवरिंग है। ठीक है, इस कवरिंग के अंदर क्या है, आपके पास डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई है, लाइक अम्बिलाइकल आर्टरीज है, अम्बिलाइकल वेन्स है। तो उस कवरिंग को हम लोग कोड बोलते होते हैं। तो उस कोड के अंदर या उस कवरिंग में क्या आता है, टू अम्बिलाइकल आर्टरीज आती हैं और एक अम्बिलाइकल वेन आता है। अब व्हाट इज द लाइक बेनिफिट ऑफ दीज वेन या फिर दीज आर्टरीज। तो बेसिकली अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बच्चे के अंदर, लेट्स सपोज ये आपके पास जो है ना वो फीटस है। ठीक है, ये आपके पास फीटस है और यहाँ पे आपका प्लेसेंटा पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद लेट्स सपोज यहाँ पे कह लीजिए मदर है। आप लोगों को पता है कि जो प्लेसेंटा होता है ये बेसिकली मदर की साइड पे होता है। यार आप लोग स्क्रीन के ऊपर काइंडली कुछ नहीं लिखें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है ना वो कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन काइंडली स्क्रीन के ऊपर कुछ भी ना लिखें और इससे दूसरे बंदे भी जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके पास कि अम्बिलाइकल कोड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अम्बिलाइकल आर्टरीज है और अम्बिलाइकल वेन है। तो अब हम इनका फंक्शन पढ़ते हैं कि ये जो अम्बिलाइकल कोड के अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है। लाइक अम्बिलाइकल आर्टरीज का क्या फंक्शन है या वेन का क्या फंक्शन है। उस फंक्शन को समझने के लिए जस्ट आप इमेजिन करें कि ये आपके पास प्लेसेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लेट्स सपोज ये आपकी राइट साइड है, इस साइड पे मदर आएगा और ये आपकी लेफ्ट साइड है, यहाँ पे फीटस पड़ा हुआ है। अब जारी बात है कि बच्चे को जो ब्लड मिलते हैं, हमने पढ़ा कि जितने भी बच्चे की बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो सारा का सारा प्लेसेंटा ने करना होता है। मतलब अगर आपके पास बच्चे की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वो प्लेसेंटा से आएगा। अगर बच्चे की बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो प्लेसेंटा के पास जाएगा ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन की जाए। अब बात यह है कि जो बच्चे का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपके पास प्लेसेंटा के पास आता है। तो देखें, आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जब बच्चा इन साइड द यूट्रस होता है ना, तो बच्चे की जो भी ऑक्सीजन या जो भी ब्लड की डिमांड होती है वो प्लेसेंटा पूरी करेगा। तो बच्चे की बॉडी के अंदर जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब जहरी बात है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपने ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो फीटस का ब्लड है ये प्लेसेंटा की तरफ जाएगा। किसकी मदद से जाएगा, बेसिकली आपकी अम्बिलाइकल आर्टरीज होती है। अब यहाँ पे ऑपोजिट है। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अडल्ट के अंदर आर्टरीज जो है ना वो बेसिकली आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पे तो ओपोजिट होगा कि जो आपके पास fetus में अम्बिलाइकल आर्टरीज होती हैं टू इन नंबर, उनमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आपने याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो आपकी अम्बिलाइकल आर्टरीज होती हैं फीटस के अंदर ये कहाँ से डेवलप होती हैं, तो बेसिकली दीज आर द ब्रांचेज ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरीज। के बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर जो इंटरनल इलियक आर्टरीज होती है ना वो बेसिकली अम्बिलाइकल आर्टरीज देती होती हैं। और ये अम्बिलाइकल आर्टरीज फिर क्या करती हैं, फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके प्लेसेंटा के पास जाएंगी। अब प्लेसेंटा क्या करेगा, प्लेसेंटा का एक ही काम है, वैसे तो बहुत सारे काम है लेकिन जो आपके इस टॉपिक के अंदर है कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पकड़ना और इसको कन्वर्ट कर देना ऑक्सीजनेटेड के अंदर। अब जब आपका प्लेसेंटा आपके इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगा तो ये बेसिकली कह लो कि रिच इन ऑक्सीजन हो जाएगा। तो फिर अगेन ये वापस क्या आएगा, फीटस की तरफ आएगा, क्योंकि आपने बच्चे को दोबारा ब्लड देना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से फीटस की तरफ आ रहा है ये किसकी मदद से आएगा, बेसिकली ये आपका जो अम्बलाइकल वेन है उसकी मदद से आएगा। तो ये जो आपके पास टू अम्बलाइकल आर्टरीज हैं, वन अम्बलाइकल वेन है, ये कहाँ पे पड़ी होती है, ये आपके अम्बलाइकल कोड में पड़ी होती है। और इनका फंक्शन क्या होता है कि अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और उसके बाद जो आपके पास अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं।
ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि आपका ये जो अम्बलाइकल वेन से ब्लड आ रहा है जो फीटस की तरफ जाता है, अब ये फीटस में दो तरीकों से एंटर होगा। लेट्स सपोज ये जो है ना वो फीटस का लिवर पड़ा हुआ है और ये फीटस की इंफीरियर वेना केव है, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स सपोज आपका प्लेसेंटा है। अब हमने पढ़ा कि प्लेसेंटा ने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया है। अब ये ब्लड आपका जाएगा फीटस की बॉडी के अंदर। तो वो जो फीटस की बॉडी के अंदर जाएगा थ्रू अम्बलाइकल वेन, वो किस में जाके ड्रेन होगा? तो आपने याद रखने, एक तो वो आपके पास लिवर में जाते हैं, मतलब वाया लिवर जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड वो लिवर के थ्रू ड्रेन होगा। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखने। या दूसरा आपने याद रखने कि वो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू। बेसिकली यहाँ पे एक और आपके पास चैनल होता है जो जिसको आप लोग डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हो। ये क्या करती है, आपकी अम्बलाइकल वेन से ब्लड को पकड़ के आपके इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करेगा। तो ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि बच्चे के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है फ्रॉम प्लेसेंटा, वो ड्रेन होगा इंफीरियर वेना केवा में। लेकिन किसकी मदद से? वाया लिवर, क्योंकि लिवर का सारा ब्लड आगे डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में जाना है। अगर वो लिवर में नहीं जाता, वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में जा सकता है। किसकी मदद से? डक्टस आर्टरियोसिस की मदद से। तो ये आपने याद रखने कि जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड इंफीरियर वेना केवा में जाना है उसके दो पाथवेज है। या तो वो लिवर के थ्रू चला जाए, या वो लिवर में ना जाए बल्कि डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू जो है ना वो आपकी इंफीरियर वेना केवा में चला जाए। ये आप लोगों ने याद रखना है विद द हेल्प ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बीमारी आती हैं, ठीक है, कुछ डिजीजेज आती हैं। वो डिजीजेज क्या है? बेसिकली लेट्स सपोज मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है कि टू आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। टोटल ये बेसिकली थ्री वेसल है। अगर एक बच्चा उसकी बॉडी में क्या होता है, आपके पास टू अम्बलाइकल आर्टरीज की बजाय एक अम्बलाइकल आर्टरी होती है और एक अम्बलाइकल वेन होती है। दिस इज कॉल्ड टू वेसल डिजीज। इसको बोलेंगे टू वेसल कोड या टू वेसल डिजीज बोल सकते हो आप। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों बच्चे की बॉडी के अंदर एक अम्बलाइकल आर्टरी नहीं होती? ये बेसिकली पांच दफा बच्चे की बॉडी के अंदर कोई कंजेनिटल एनॉमली होती है या कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्नर सिंड्रोम या क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, सो दीज आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाए कि ये जो अम्बलाइकल आर्टरीज हैं और अम्बलाइकल वेन्स हैं ये ड्राइव कहाँ से होती हैं बच्चे के अंदर, तो उसके लिए आप लोगों ने याद रखना है इनका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आएगा अलेंटोइस। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होता है अलेंटोइस। अब यहाँ पे आज का ये जो टॉपिक है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आप लोगों को ये चीजें कभी भी नहीं पढ़ाई जाएंगी। ये आप लोगों के लिए हो सकता है आज फर्स्ट टाइम हो और उसके बाद आप लोगों को कोई भी ये नहीं पढ़ाएगा। और ये चीजें थोड़ी है भी डिफिकल्ट क्योंकि इनमें टर्म्स आती हैं ज्यादा, उनके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में आप लोगों के जो है ना वो कंसेप्ट सारे क्लियर किए जाएंगे। अच्छा, अब मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया है हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज पढ़ी कि अम्बलाइकल कोड क्या, इट इज द कवरिंग। ये आपके पास एक लेयर है, ये कवरिंग है, ठीक है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, अम्बलाइकल आर्टरीज है, अम्बलाइकल वेन है। अच्छा, कितनी अम्बलाइकल आर्टरीज है? टू अम्बलाइकल आर्टरीज है। वेन कितनी है? एक अम्बलाइकल वेन है। टोटल थ्री वेसल होती हैं। लेकिन बाज दफा क्या होता है, बॉडी में एक आर्टरी होती है एक नहीं होती, ठीक है, उसको बोलेंगे टू वेसल कोड, क्योंकि अम्बलाइकल कोड में उस टाइम पे दो वेसल होंगी, एक अम्बलाइकल आर्टरी और एक अम्बलाइकल वेन। ये आपने याद रखना है। अब ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ कंजेनिटल एनॉमली और इट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया कि जो फीटस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इट विल गो टुवर्ड प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ अम्बलाइकल आर्टरीज। फिर मैंने आपको ये पढ़ाया कि जो फ्रॉम प्लेसेंटा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फीटस में आएगा। अब फीटस में वो जब आएगा तो आके इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होगा। अब इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होने के दो तरीके हैं, या तो वो लिवर के थ्रू ड्रेन हो जाए, ठीक है, या आप लोगों ने याद रखना है, या फिर वो इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू जो है ना वो एंटर हो सकते हैं। अच्छा, जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा यार, मैं जरा ये फोन चेक कर लूँ।
ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है? अम्बिलिकल कोड के अंदर कितनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन स्ट्रक्चर्स का फंक्शन क्या है, और उसके बाद उनसे रिलेटेड जो आपके पास एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? और उसके बाद लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपके पास अम्बिलिकल आर्टरीज या वेन्स होती हैं, दे आर डेरिवेटिव ऑफ एलेंटोइस। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म्स आती हैं, उनको जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। वो टर्म्स के, सबसे पहले आपके पास एक टर्म आती है वार्टन जेली। ठीक है, वार्टन जेली, ये क्या होता है? ये कंसेप्ट हर बच्चे को पता होना चाहिए। सेकंड आपके पास टर्म आती है एलेंटोइस। ठीक है, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास आता है एलेंटोइन डक्ट। ठीक है, इसका कंसेप्ट हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। इन तीनों में डिफरेंस आपको जो है ना वो पता होना चाहिए। फिर फोर्थ नंबर पे एक टर्म आती है एमनियोन। अच्छा, मुझे जस्ट एक दफा क्लियर कर दिया आप लोग, सब बच्चों को आवाज ठीक आ रही है मेरी? क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे साथ साथ, तो सब लोगों को आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वार्टन जेली क्या होता है। तो वार्टन जेली क्या होता है, देखो लेट्स सपोज ये मेरे पास, आपके पास अम्बिलिकल कोड है। ठीक है, दिस इज द अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड में मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्या क्या होता है? टू अम्बिलिकल आपके पास आर्टरीज होती हैं। ठीक है, और एक आपके पास क्या होता है इसके अंदर, अम्बिलिकल वेन होती है। सो दिस इज द अम्बिलिकल वेन। तो टू आर्टरीज है और एक वेन है। अब बेसिकली ये जो आपके पास आर्टरीज और वेन्स होती है ना, इनके ऊपर एक इस तरह से झिल्ली टाइप एक स्ट्रक्चर पड़ी होती है, या फ्लूइड टाइप एक स्ट्रक्चर पड़ी होती है अम्बिलिकल कोड के अंदर, जिसको आप लोग वार्टन जेली बोलते हो। तो वार्टन जेली क्या है? इट इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ पे होता है? बेसिकली आपका अम्बिलिकल कोड के अंदर, आपकी ये जो आर्टरीज हैं, आपकी जो वेन्स है, इनके ऊपर होते हैं। अब आपने याद ये रखना है कि ये जो फ्लूइड है ना, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, ये आर्टरीज की और वेन्स की। ठीक है, और इसके अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये फ्लूइड किस चीज का बना हुआ है, तो आपने याद रखना है इट इज मेड अप ऑफ म्यूको पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीट, म्यूको पॉलीसेकेराइड। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखने। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है कि ये जो आपका म्यूको पॉलीसेकेराइड टाइप फ्लूइड होता है, जो आपका अम्बिलिकल कोड में होता है, ये बेसिकली किसकी तरह जो है ना वो मिलता जुलता है? ये आपकी बॉडी के अंदर एक और फ्लूइड होता है जिससे ये सिमिलर करते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, वो विट्रियस ह्यूमर होता है। विट्रियस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसी बच्चे को पता है? आई में होता है, या ब्रेन में होता है, या आपके लंग्स के अंदर होता है? विट्रियस ह्यूमर कहाँ पे होता है? तो विट्रियस ह्यूमर आपका आई में होता है, आई के इंटीरियर चैम्बर के अंदर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और आई के पोस्टीरियर चैम्बर में आपका जो है ना वो एक्वस ह्यूमर होता है। तो आपने यहाँ पे पॉइंट ये याद रखना है कि जो एक्वस ह्यूमर होता है, उसका उसकी तरह मिलता जुलता सिमिलर कौन सा होगा आपके पास? ये वार्टन जेली होगा, जो कि आपका अम्बिलिकल कोड में होता है। ये आपको इसमें क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, ये थी आपका कि वार्टन जेली क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं अलेंटोइस। ठीक है, अलेंटोइस को ये क्या होता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूंगा कि बेसिकली ये आपके पास क्या है, एक आउट पोचिंग है। पहले डेफिनेशन क्लियर करें, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। इट इज दी आउट पोचिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ हाइंड गट, फ्रॉम द वॉल ऑफ हाइंड गट that extend that extend into यूरोजेनिटल साइनस। ठीक है, या यूरोजेनिटल सिस्टम। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अलेंटोइस क्या होता है। अलेंटोइस क्या है? बेसिकली ये एक आउट पोचिंग है। ठीक है, ये आउट पोचिंग कहाँ से बनती है? ये आपकी जो हाइंड गट है, देखो हाइंड गट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था कि आपकी जो एंडोडर्म है, जो एंडोडर्म है, देखो जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो बच्चे की बॉडी के अंदर तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो जो सबसे इनर लेयर होती है ना, वो एंडोडर्म होती है। ये एंडोडर्म एक ट्यूब बनाती है जिसको बोलते हैं गट ट्यूब। ठीक है, इस गट ट्यूब के तीन पार्ट्स होते हैं, एक आपका फॉर गट है, एक मिड गट और एक हाइंड गट है। अब ये जो लास्ट पार्ट है ना आपकी गट ट्यूब का, जिसको हाइंड गट बोलते हैं, इसका जो डिस्टल पार्ट होगा, इसका जो लास्ट पार्ट होगा, वहां से एक आउट पोचिंग जो है ना वो बनेगी, और वो आउट पोचिंग आपकी यूरोजेनिटल साइनस के अंदर एक्सटेंड हो जाएगी। उस आउट पोचिंग को बोलते हैं बेसिकली एलेंटोइस।
अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज यूरोजेनिटल साइनस, तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ है कि यूरोजेनिटल साइनस बेसिकली ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके पास या आपका जो रीनल सिस्टम या जो आपका यूरिनरी सिस्टम है वो बनाती है। और फिर इसी तरह जो आपका डिस्टल वजाइन है वो भी आपका यूरोजेनिटल साइनस से बना हुआ है। तो ये आप लोगों ने एलेंटोइस को जो है ना वो याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एलेंटोइन डक्ट। अब एलेंटोइन डक्ट क्या होता है? तो बहुत सिंपल और आसान लफ्जों में देखो, लेट्स सपोज ये बच्चे की एब्डोमिनल वॉल है और यहाँ पे उसकी नाफ है जिसको आप लोग धुन्नी बोलते हो या अम्बलाइकल रीजन बोलते हो, दिस इज द अम्बलाइकल रीजन। और यहाँ पे बच्चे का ब्लैडर पड़ा हुआ है, दिस इज द ब्लैडर ऑफ बेबी। तो आप लोगों ने याद क्या रखना है कि बेसिकली जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो बच्चे के ब्लैडर और अम्बलाइकल रीजन के दरमियान एक कनेक्शन होता है, ठीक है, एक डक्ट टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एलेंटोइन डक्ट। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब एक और चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि ये जो अम्बलाइकल रीजन है ना, इसके पास यहाँ पे एक छोटी सी जो है ना वो आपके पास एक स्पेस लाइक या कैविटी टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसमें बच्चे का जो है ना वो आपके पास ये यूरिन हो गया, बच्चे के जो फीसिस हो गए वो ड्रेन होते हैं। और ये बेसिकली आपके पास क्या एलेंटोइस है। तो ये जो आउट पोचिंग है ना जो मैंने आपको बताई है कि आउट पोचिंग जो आपकी हाइंड गट से बनेगी, बेसिकली ये कैविटी टाइप होती है, ये एक स्पेस टाइप होती है जो आपका अम्बलाइकल रीजन के पास यहाँ पे पड़ी होगी। और इसमें क्या चीज आएगा, इसमें बच्चे का जो यूरिन होता है वो ड्रेन होते हैं, बच्चे के जो फीसिस होते हैं वो ड्रेन होते हैं। ये आपने याद रखना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एलेंटोइन डक्ट क्या होता है? एलेंटोइन डक्ट बेसिकली एक कनेक्शन है किसके दरमियान? ये बेसिकली आपका अम्बलाइकल कोड, ठीक है, जो आपका अम्बलाइकल रीजन होते हैं वहां उसके दरमियान और आपके ब्लैडर के दरमियान। तो आपने याद ये रखना है, द कनेक्शन बिटवीन द अम्बलाइकल कोड एंड द ब्लैडर इज कॉल्ड एलेंटोइन डक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है ना यूट्रस के अंदर, बाद में क्या होता है, ये आपका जो एलेंटोइन डक्ट है ना ये ओब्लिटरेट हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो जब ये खत्म होता है ना तो ये बनाएगा आपका यूरेकस। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म आप ऐड कर सकते हो यूरेकस को, ठीक है, कि यूरेकस क्या होता है? बेसिकली इट इज द ओब्लिटरेटेड पार्ट ऑफ एलेंटोइन डक्ट, के जब एलेंटोइन डक्ट ओब्लिटरेट होती है तो वो आपके पास यूरेकस बनाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको इसमें जो है ना वो चार टर्म्स अभी तक मैंने पढ़ाई है, वार्टन जेली, एलेंटोइस, यूरेकस, एलेंटोइन डक्ट। अब हम बात करते हैं एमनियोन की। अब एमनियोन बहुत ही आसान है। देखो लेट्स सपोज ये मेरे पास आपका अम्बलाइकल कोड है, ठीक है। देखो अम्बलाइकल कोड के अंदर आपके पास यहाँ पे दो आर्टरीज है और एक वेन है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो आपके इस आर्टरी और इन वेन्स के ऊपर पड़ी होती है अम्बलाइकल कोड में। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? जो आपके अम्बलाइकल आर्टरीज और अम्बलाइकल वेन्स के ऊपर पड़ी होती है आपके अम्बलाइकल कोड के अंदर, इसको बोलेंगे वाटन जेली। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर वो आपसे ये कहे कि जो आपका अम्बलाइकल कोड है इसके ऊपर भी एक कवरिंग पड़ी होती है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक कवरिंग पड़ी होती है, उस कवरिंग को क्या बोलेंगे? उस कवरिंग को बोलेंगे एमनियोन। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखने। तो एमनियोन क्या होता है? बेसिकली ये आपके अम्बलाइकल कोड को सराउंड करती है। तो ये आप लोगों को जो है ना इसके अंदर टर्म्स पता होनी चाहिए। ये टर्म्स आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, यूट्यूब के ऊपर भी आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये प्लीज आप लोगों ने इन चीजों का कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि ये टर्म अगर आपको नहीं आती आपको जीआईटी में आगे चीजें समझ नहीं आएगी। तो ये बेसिकली आपका अम्बलाइकल कोड के अंदर था। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका यूरेकस को, ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका यूरेकस क्या होता है और यूरेकस से रिलेटेड जो ओबनॉर्मेलिटीज है वो क्या होती है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले ये मेरे पास क्या है बच्चे की, आपके पास एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है, दिस इज द एब्डोमिनल वॉल। और यहाँ पे बच्चे का वो नाफ या धुन्नी वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है बच्चे का जो अम्बलाइकल कोड होता है वो यहाँ पे अटैच होता है, धुन्नी वाले एरिया के साथ अटैच होता है, ठीक है, नाफ के साथ अटैच होता है। तो दिस इज द अम्बलाइकल कोड। ये आपने याद रखना है। अब ये अम्बलाइकल कोड किसके साथ कनेक्टेड है? बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है, ये आपका ब्लैडर है, आपका ब्लैडर और आपका जो अम्बलाइकल कोड है उसके दरमियान जो कनेक्शन है दिस वन, इसको क्या बोलेंगे? एलेंटोइन डक्ट बोलेंगे, जो आप लोगों को मैंने पीछे पढ़ाया है। तो ये आप लोगों ने प्लीज याद रखने।
कि आपके पास ये जो ब्लैक में है, ब्लैक में क्या चीज है, अम्बिलाइकल कोड है। तो अम्बिलाइकल कोड और ब्लैडर के दरमियान ये वाला जो आपके पास रेड में आ रहा है, ठीक है, चलिए मैं ये दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस वन, ये आपके पास जो रेड के अंदर है, ये क्या आपका एलेंटोइन डक्ट है, ये आप लोगों ने इसमें याद रखना। तो एलेंटोइन डक्ट होगा ये। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि यहाँ पे ये पढ़ना है कि यूराकस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एलेंटोइन डक्ट। बेसिकली वो कनेक्शन जो आपका फीटस ब्लैडर और अम्बलाइकस के दरमियान होता है। बुक में लिखा होगा अम्बलाइकस, आप लोग अम्बलाइकस या अम्बलाइकल कोड दोनों याद रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपके पास लेंटोइन डक्ट होता है, ये बाद में ओब्लिटरेट कर जाते हैं, ठीक है, मतलब ये बाद में जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। तो जब बाद में ये खत्म होते हैं तो आपका कौन सा पार्ट पीछे बचेगा, उसको बोलते हैं यूराकस। तो यूराकस के बेसिकली सिंपल याद रखो कि जब आपकी एलेंटोइन डक्ट ओब्लिटरेट कर जाती है तो वो बनेगी यूराकस। ये आप लोगों ने इसमें जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने। अच्छा, अब हम यहाँ पे यूराकस की ना डिफरेंट अबनॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। उन अबनॉर्मेलिटीज को पढ़ने से पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि अडल्ट, जिस तरह लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, अडल्ट पर्सन के अंदर जो यूराकस होता है उसका रेमिनेंट क्या होता है, क्योंकि अब मैं बच्चा तो नहीं हूँ, मेरी बॉडी के अंदर जो है ना वो एक तरह से जो यूराकस होगा इसका रेमिनेंट क्या होगा। बेसिकली ये आपका एक लिगामेंट बनाता है जिसको बोलते हैं मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर बर्थ जो यूराकस होता है उसका रेमिनेंट अडल्ट में क्या होता है, वो आपका मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट होगा। और अगर आपसे पूछा जाए ये मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट कहाँ पे होता है, तो बेसिकली आपका जो ब्लैडर है ना, जो आपका ब्लैडर है और जो आपका अम्बलाइकल रीजन है, मतलब उनके दरमियान ये एक लिगामेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो बेसिकली यूराकस ही होता है। लेकिन आप इसको अडल्ट में क्या बोलोगे, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बोलोगे। ये आपने याद रखना है। तो ये आप लोगों ने बेसिक चीजें याद रखनी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूराकस की एनोमलीज को, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, आपका ये एब्डोमिनल वाल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका अम्बलाइकस है, दिस वन इज द अम्बलाइकस। और उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज ये आपका ब्लैडर है ये आपका ब्लैडर है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल आपके पास यहाँ पे क्या होता है, लेंटोइन डक्ट होगा। जब ये लेंटोइन डक्ट ओब्लिटरेट होगा, मतलब जब ये खत्म हो जाएगा, नॉर्मल जब बच्चा बोर्न होगा, बेबी के बोर्न होने के बाद ब्लैडर और अम्बलाइकस के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, ये खत्म हो जाता है। ये प्लीज आपने याद रखने। अब लेट्स सपोज अगर एक बच्चा है, उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो आपका अम्बलाइकल और जो आपका ब्लैडर है उसके दरमियान ये वाला कनेक्शन जो है, लेट्स सपोज ये ओब्लिटरेट नहीं होता, ये इस तरह से ओपन रहते हैं। तो जब आपके पास इस यूराकस का ओब्लिटरेशन नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा, तो उसको फिर क्या बोलेंगे, पेटेंट यूराकस बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पेटेंट का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी एक ट्यूब जो फिटस की बॉडी में पहले ओपन हो लेकिन आफ्टर बर्थ उसने क्लोज होना होता है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था डक्टस आर्टरियोसिस ने भी बाद में क्लोज होना है। लेकिन अगर कोई ट्यूब जो बाद में बच्चे की बॉडी के अंदर क्लोज ना हो, ओपन ही रहे, उसको पेटेंट बोलते हैं। तो अगर ये यूराकस आपका, जो आपको मैंने बताया कि ये ओब्लिटरेटेड पार्ट होगा आपके एलेंटोइन डक्ट का, अगर तो ये खत्म नहीं होता, मतलब ये ओब्लिटरेट नहीं होता जो आपका यूराकस है, मैंने आपको बताया ना कि ये ओब्लिटरेट होकर क्या बनाएगा, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बनाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे में ये ओब्लिटरेट नहीं होता तो उसमें फिर क्या होगा, आपका ये पाथवे ओपन रहेगा। तो जब ये ओपन रहेगा, इसको बोलते हैं पेटेंट यूराकस। अब इस बच्चे को क्या मसला बनेगा, देखो लेट्स सपोज ये आपका ब्लैडर है और यहाँ पे आपका ये यूराकस होगा, और यहाँ पे आपकी एब्डोमिनल वॉल है और ये आपका अम्बलाइकल रीजन है। तो अगर ये रास्ता ओपन है तो इस रास्ते के थ्रू क्या होगा, आपके ब्लैडर से यूरिन आएगा, यूरिन यहाँ से निकल के आपके अम्बलाइकल रीजन में से आके आपकी बॉडी से लीक होगा। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है कि बेबी बोर्न हुआ है और उस बेबी का जो यूरिन है ना वो उसकी नाफ वाले रीजन से निकल रहा है, ठीक है, उसका जो अम्बलाइकल रीजन है उधर से डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो पेटेंट यूराकस होगा। ये आपने याद रखना। अच्छा, अब लेट्स सपोज एक और एनॉमली है, ये आपके पास ब्लैडर है, दिस वन ब्लैडर, और यहाँ पे आपका अम्बलाइकल कोड है, और दरमियान में क्या होगा, यहाँ पे आपका यूराकस है। लेट्स सपोज दिस वन
यूराकस। नॉर्मल बच्चे में ये ओब्लिटरेट होना है, लेकिन बाज दफा क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर, कुछ बेबीज के अंदर इसका जो आपके पास प्रोक्सिमल पार्ट है, ठीक है, दिस वन प्रोक्सिमल पार्ट, ये प्रोक्सिमल पार्ट खत्म हो जाता है। प्रोक्सिमल पार्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका ये जो डिस्टल पार्ट है ना, ये आपका परसिस्ट करता है, ये खत्म नहीं होता। तो जब ये खत्म नहीं होगा तो क्या होगा, ये रास्ता ओपन रहेगा। जब तो ओपन रहेगा ना, तो दरमियान में यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लूइड अकमुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड फिल्ड पॉकेट होती है ना, उसको आप लोग सिस्ट बोलते हो। अब ये फ्लूइड फिल्ड पॉकेट किसके अंदर है, ये यूराकस के अंदर है, तो इसको बोलेंगे यूराकल सिस्ट। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, तो देखो इसमें बच्चा आपके पास आएगा, कि मदर आएगी आपको आगे बोलेगी, डॉक्टर साहब बच्चे का जो अम्बलाइकल रीजन है ना, यहाँ पे मुझे मैस फील होता है। जो पेटेंट यूराकस है ना, उसमें फ्लूइड अकमुलेट नहीं होता, वो ड्रेन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, वो अकमुलेट हो जाएगा। जब वो अकमुलेट होगा तो वो आपको मैस के तौर पे प्रेजेंट करेगा। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो आपके पास स्पेस है या ये जो सिस्ट है, इस सिस्ट के अंदर कौन सा एपिथीलियम होता है, आप लोगों ने यूरो एपिथीलियम को पिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि ये जो आपका यूरो एपिथीलियम होता है ना, अगर आप इसको ठीक नहीं करते इस सिस्ट को, तो बाद में ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और दूसरी बात, अगर ये यहाँ पे फ्लूइड अकमुलेट होगा तो बच्चे को बार बार यूटीआई हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, अडीनो कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ये आप लोगों ने प्लीज इसके अंदर याद रखने। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। पेटेंट यूराकस के अंदर जो आपका यूराकस होता है ना, वो टोटली ओपन होता है, ठीक है, वो क्लोज नहीं होगा। लेकिन जो आपका यूराकल सिस्ट है, यूराकल सिस्ट में क्या होगा, आपका जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा जिसका ब्लैडर के साथ कनेक्शन है, वो ओब्लिटरेट हो जाएगा। लेकिन आपका जो डिस्टल पार्ट है टुवर्ड अम्बलाइकस, वो ओपन ही रहेगा, ठीक है। जो वो ओपन रहेगा ना, तो उसमें यहाँ पे फ्लूइड अकमुलेट हो जाएगा। और ये आपके पास जो सिस्ट होगी, ये जो पॉकेट होगी, इसके अंदर आपका यूरो एपिथीलियम होगा। और यहाँ पे बार बार इंफेक्शन के चांसेस, ठीक है, बच्चे को कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसके साथ एक और एनॉमली है। लेट्स सपोज ये आपका अम्बलाइकस है, दिस वन अम्बलाइकस, और उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लैडर है, दिस वन इज द ब्लैडर, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया कि ब्लैडर और अम्बलाइकस के दरमियान यहाँ पे क्या है, आपका यूराकस है। लेट्स सपोज नॉर्मल बच्चे में ये खत्म हो जाता है, ओब्लिटरेट हो जाएगा, ओब्लिटरेट होकर ये मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बनाएगा। लेकिन बाज दफा क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके अंदर जो डिस्टल पार्ट है ना, वो क्लोज हो जाता है। डिस्टल पार्ट क्लोज हो जाएगा, प्रोक्सिमल पार्ट आपका ओब्लिटरेट नहीं होगा। तो भाई जब ये प्रोक्सिमल पार्ट ओब्लिटरेट नहीं होगा तो क्या होगा, जब ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होगा, तो ये यूरिन आपका यहाँ से निकल के आपके इस यूराकस में चला जाएगा। तो जब यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होगा ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक्सपेंड कर जाएगा, इसकी आउट पोचिंग हो जाएगी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, डाइवर्टिकुलम बोलते हो। तो दिस इज कॉल्ड वेजिको यूराकल डिवर्टिकुलम। वेजिको का मतलब होता है ब्लैडर, यूराकल का मतलब होगा आपका यूराकस, और डाइवर्टिकुलम का मतलब होगा आउट पोचिंग बनेगी। अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि मतलब जो आपका वेजिको यूरेकल डाइवर्टिकुलम है और जो आपका यूरेकल सिस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है ऑब्लिटरेशन का। कि अगर ऑब्लिटरेशन आपके प्रोक्सिमल में होती है, डिस्टल में नहीं होती, तो वो आपका सिस्ट आएगा। अगर आपकी प्रोक्सिमल में नहीं होती लेकिन डिस्टल में हो जाती है, तो वो आपका डाइवर्टिकुलम आएगा। सो दीज आर दी कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ बेसिकली यूराकस, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो भाई ये सब लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताएं जरा, शाबाश। हर बच्चे को क्लियर है पेटेंट यूराकस क्या होते हैं, उसके बाद आपके पास यूराकल सिस्ट क्या होते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा वेजिको यूरेकल डाइवर्टिकुलम, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया है कि आपके पास जो वेजिको यूराकल डाइवर्टिकुलम होता है ना, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है यूराकल सिस से। डिफरेंस सिर्फ इतने हैं कि आपका जो यूराकल पार्ट है, वो देखो यूराकल के दो पार्ट है, एक प्रोक्सिमल पार्ट, एक डिस्टल है। वो पार्ट जो ब्लैडर की तरफ है वो प्रोक्सिमल है, और जो अम्बलाइकस की तरफ वो आपका डिस्टल है। अगर किसी बच्चे में प्रोक्सिमल पार्ट ओब्लिटरेट कर दे, डिस्टल ना करे, तो वो यूराकल सिस्ट होगा।
लेकिन अगर किसी में डिस्टल आपका ओब्लिटरेट कर जाए लेकिन प्रोक्सिमल ना करे, वो ओपन ही रहे, तो वो आपका डायवर्टिकुलम होगा। मतलब इसके अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी है ना, आपने उसको याद करना है। उसका डिफरेंस अगर आपको समझ आ गया तो इजी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट यूराकस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी विटालिन डक्ट की, जो कि सेकंड आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं विटालिन डक्ट की। अब देखो, जिस तरह आप लोगों ने पीछे पढ़ा था ना एलेंटोइन डक्ट, एलेंटोइन डक्ट का क्या पढ़ाया था कि ब्लैडर और अम्बलाइकस के दरमियान जो कनेक्शन होता है, बेसिकली वो आपका एलेंटोइन डक्ट होता है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि कभी मैं यूराकस बोलता हूँ और कभी मैं एलेंटोइन डक्ट बोलता हूँ, इनमें क्या डिफरेंस है? तो भाई सिंपल याद रखो कि अर्ली वीक्स जब बच्चे के होते हैं, तो तब जो कनेक्शन अम्बलाइकस और ब्लैडर के दरमियान होता है इन द फॉर्म ऑफ डक्ट, वो आपका एलेंटोइन डक्ट होता है। बाद में ये एलेंटोइन डक्ट आपकी क्या करेगी, एक तरह से ऑब्लिटरेट करके यूराकस बना देगी। ठीक है, और बाद में ये जो यूराकस है ये ऑब्लिटरेट होके क्या बनाएगा, आपका मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बनाएगा। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैं एलेंटोइन डक्ट कहता हूँ और कहीं पे मैं यूराकस बोल रहा हूँ, तो इनका कंसेप्ट आप लोगों ने समझना है कि अर्ली वीक ऑफ गेस्टेशन में एलेंटोइन डक्ट, बाद में अगर आपके पास ये कह लो कि ओब्लिटरेट होती है तो उससे आपका यूराकस बनेगा। यूराकस जब ओब्लिटरेट होगा तो इट विल मेक मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं विटालिन डक्ट को। विटालिन डक्ट क्या होता है? सबसे पहले विटालिन डक्ट का दूसरा नाम है ओम्फेलो मिजेंटेरिक डक्ट। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसका सेकंड नेम क्या है, ओम्फेलो मिजेंटेरिक डक्ट। अब इसका पहले कंसेप्ट समझे कि ये चीज है क्या। देखिए, ये मेरे पास लेट्स सपोज बच्चे की जो है ना वो गट ट्यूब है। ठीक है, जस्ट लेट्स सपोज ये बच्चे की मिड गट है। ठीक है, ये बच्चे की मिड गट है, और यहाँ पे आपका जो है ना वो लेट्स सपोज योक सैक पड़ा हुआ है। दिस इज द योक सैक। ये आपने याद रखना है। अब देखो, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो बच्चे का मिड गट से योक सैक के दरमियान एक कनेक्शन होता है। ठीक है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड विटालिन डक्ट या अम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट। तो आपने याद क्या रखना है कि वो स्ट्रक्चर जो योक सैक को मिड गट के ल्यूमन के साथ कनेक्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं विटालिन डक्ट। ये आपने याद रखना है। अब ये जो पाथवे है ना, ये 7 हफ्ते से पहले तक काम करते हैं। 7 हफ्ते के बाद ये पाथवे ओब्लिटरेट हो जाता है, ये आपका खत्म हो जाता है। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये आपको बताना चाहिए। और मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज पढ़ाई है कि बेसिकली आपका जो बच्चे का फीसिस होते हैं, बच्चे के जो आपके यूरिन होते हैं, वो सारा का सारा एलेंटोइस के अंदर ड्रेन होते हैं। एलेंटोइस क्या, एक आउट पोचिंग है, एक आप कह लो कि एक, ये समझ लो आसान लफ्जों में कि ये बॉडी के अंदर एक शापर टाइप जो है ना वो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सारी चीजें कमुलेट होनी है। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो बाहर तो नहीं चीज फेंक सकता, उसने चीजों को अकोमुलेट करने हैं, तो वो सारा का सारा एलेंटोइस के अंदर आता है। ये आपको बताना चाहिए। अच्छा, अब हम इसकी भी एनॉमलीज पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लोग डिफरेंट जो है ना वो एनॉमलीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, नॉर्मल क्या होता है, जब आपके पास 7वां हफ्ता होता है, 7वें 8वें 8वें हफ्ते के अंदर ये जो आपके पास विटालिन डक्ट है ना, ये खत्म हो जाती है। ये बेसिकली आपके पास ओब्लिटरेट हो जाती है। ओब्लिटरेशन का मतलब है उसका खत्म हो जाना। अब लेट्स सपोज अगर एक बच्चा, उसकी बॉडी के अंदर ये जो डक्ट है ना ये ओब्लिटरेट नहीं होती, टोटली ये ओपन रहती है। तो जब ये टोटली ओपन रहेगी, दिस इज कॉल्ड पेटेंट। और ये आपकी विटालिन डक्ट है, इसको बोलेंगे पेटेंट विटालिन डक्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि एक बच्चा है, मदर लेके आई है, मदर आपको बोलते हैं डॉक्टर साहब जब बच्चा मतलब अक्सर जो है ना इसके अम्बिलिकल रीजन से यूरिन निकलने लग जाता है, तो दिस इज यूराकल सिस्ट, सॉरी दिस इज पेटेंट यूराकस। अच्छा, अगर आपको वो बताए कि बच्चे का यूरिन ही बच्चे का स्टूल निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका जो मिड गट है यहाँ पे तो स्टूल होगा, तो यहाँ से स्टूल निकल के बच्चे के अम्बिलिकल रीजन में से आएगा। तो अगर बच्चे का फर्स्ट जो स्टूल होता है, जिसको आप लोग मेकोनियम बोलते हो, अगर बच्चे का स्टूल आपके अम्बिलिकस में से ड्रेन होने लग जाए, तो वो आपका विटालिन डक्ट का मसला होगा। अच्छा, अब इसी तरह सेम जिस तरह आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि अगर एक बच्चे के अंदर क्या होता है, जो आपका विटालिन डक्ट का प्रोक्सिमल पार्ट है ये खत्म हो जाता है, ये ओब्लिटरेट हो जाता है, लेकिन आपका जो डिस्टल पार्ट है ना वो ओब्लिटरेट नहीं होता। तो जब ये ओब्लिटरेट नहीं होगा डिस्टल पार्ट,
तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास अगेन फ्लूइड अकमुलेट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे फ्लूइड अकमुलेट होगा, दिस इज कॉल्ड विटालिन डक्ट सिस्ट। ये आपने याद रखना है। और इसका एग्जाम में एमसीक्यूज आता है कि अगर किसी बच्चे में ये विटालिन डक्ट सिस्ट होती है तो उनको किस चीज का खतरा होता है। बेसिकली इन बच्चों में क्या होता है कि अगर यहाँ पे सिस्ट होगी ना, तो इनकी जो इंटेस्टाइन है उसकी रोटेशन हो जाएगी, वो रोटेट करेगी, वो ट्विस्ट करेगी, जिसको आप लोग बोलते हो वल्वुलस। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो वल्वुलस क्या है? इट इज द ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक और एनॉमली है। लेट्स सपोज अगर एक बच्चा वो बोर्न होता है, उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोक्सिमल पार्ट है ना, वो ओब्लिटरेट नहीं होता, वो ओपन रहते हैं। लेकिन जो डिस्टल पार्ट है ना, वो आपको ओब्लिटरेट हो जाता है। तो जब डिस्टल पार्ट ओब्लिटरेट होगा, प्रोक्सिमल पार्ट ओब्लिटरेट नहीं होगा, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, एक आउट पोचिंग बन जाएगी। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो कमुलेट होके आपके प्रोक्सिमल पार्ट आउट पोचिंग करवा देंगी, जिसको बोलेंगे डाइवर्टिकुलम। अब इसको बोलते हैं मैकल डाइवर्टिकुलम। ये प्लीज आपने याद रखने। मैकल डाइवर्टिकुलम क्या है? बेसिकली आपके जो विटालिन डक्ट है, अगर उसके प्रोक्सिमल पार्ट की क्या होती है, आउटपोचिंग होती है, उसको बोलेंगे मैकल डाइवर्टिकुलम। अब देखो इसमें मसला क्या बनेगा, भाई आपकी जो मिड गट है, लेट्स सपोज यहाँ पे इलियम है, मिड गट के अंदर इलियम आता है आपका। तो अगर यहाँ पे आपके पास बच्चे का ये प्रोक्सिमल पार्ट ओपन रहता है, तो ये जो इलियम है ये आउट पोच होके आपकी विटालिन डक्ट में आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो इलियम है उसकी आउट पोचिंग होगी, मतलब इस तरह से। ठीक है, ये एक आउट पोचिंग है। अब ये जो आउट पोचिंग है ना, इसके अंदर क्या होगा, मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरिस और एडवेंटिशिया, चारों लेयर्स होंगी। वो आउट पोचिंग या वो डाइवर्टिकुलम जिसके अंदर आपकी चारों की चारों लेयर्स आती हैं, उसको बोलते हैं ट्रू डाइवर्टिकुलम। लेकिन वो आउट पोचिंग जिसके अंदर आपके पास मिकोजा और सब मिकोजा है, उसको बोलते हैं फॉल्स डाइवर्टिकुलम। मतलब आप लोग आगे जाके पढ़ोगे इंटेस्टाइन के अंदर, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने ये पढ़ाया हुआ है। जिस तरह जीआईटी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था डाइवर्टिकुला, तो वो फॉल डाइवर्टिकुलम है। लेकिन जो मैकल डाइवर्टिकुलम है ना, ये ट्रू है। इसमें चारों लेयर्स आती हैं, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो आपके पास आउट पोचिंग बन जाती है ना विटालिन डक्ट के अंदर, या ये जो इलियम की आउट पोचिंग होती है, यहाँ पे आके आपका गैस्ट्रिक टिश्यू और आपका जो पेंक्रियाटिक टिश्यू है ना, वो भी अकोमुलेट हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे गैस्ट्रिक टिश्यू होगा वो एसिड बनाएगा, जो पेंक्रियाटिक टिश्यू है वो पेंक्रियाटिक एंजाइम बनाएगा। तो क्या होगा, आपके इस जो आउट पोचिंग होगी, इसका डैमेज होगा। इसके डैमेज से क्या होगा, बच्चे को डार्क स्टूल आएंगे, जिसको बोलते हैं मलीना। मलीना क्या होता है, बेसिकली ये आप लोगों ने याद रखना है, डार्क स्टूल को बोलते हैं मलीना। तो मलीना होता है डार्क स्टूल। अच्छा, उसके बाद बच्चे के स्टूल के अंदर ब्लड आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हेमेटोचेजिया। अब देखो, हेमेटो का मतलब होता है ब्लड, चेजिया का मतलब होता है स्टूल। अगर स्टूल में ब्लड आएगा उसको बोलेंगे हेमेटोचेजिया। फिर उसके बाद क्या होगा, बच्चे को एब्डोमिनल पेन होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक बेबी है आपके पास आई है मदर लेके, उसको डार्क स्टूल है, एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन उसको आपके पास जो इलियम का रीजन है वहां पे हो रही है, और साथ में उसको हेमेटोचीज है, और आपको बेसिकली वहां पे इलियम के ऊपर गैस्ट्रिक और पेंक्रियाटिक टिश्यू मिले, तो वो मैकल डाइवर्टिकुलम होगा। मैकल डाइवर्टिकुलम क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ ऑब्लिटरेशन ऑफ प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द विटालिन डक्ट। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो ये भाई आप लोगों का था यूराकस के बाद विटालिन डक्ट की एनोमलीज। अब ये जो मैंने आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई है, ये आप लोगों की फर्स्ट एड का एक पेज बनता है, ठीक है। वैसे तो अगर मैं फर्स्ट एड से पढ़ता तो मेरे ख्याल में ये 5-10 मिनट की बात थी, वो फर्स्ट एड से पढ़ा जाना था। लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता, आप लोगों को फर्स्ट एड पढ़ने का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। मुझे पता है हमारा टाइम लग रहा है चीजों को करने में, लेकिन इंशाल्लाह ये जो चीजें आपको आज करवाई है ना, ये मैं आप लोगों को 100% लिख के देता हूँ। जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, उसमें ये करवाई नहीं जाएंगी। अगर किसी बच्चे को करवाई जाए तो मुझे जरूर बताए, जो वो इनाम कहेगा उसको दिया जाएगा। तो ये जो आप लोगों को आज पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को अब बार बार कोई भी नहीं करवाएगा, ठीक है। तो प्लीज इनको अच्छे से आप लोगों ने